गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे ओव्यूलेशन के बारे में। ओव्यूलेशन क्या है, कौन कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किस प्रकार से ओव्यूलेशन होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद में ओव्यूलेशन को एक फ्लो चार्ट के द्वारा भी अपन पढ़ेंगे, समझेंगे। अंडरस्टैंड, देखिएगा। ओव्यूलेशन के अंदर महिलाओं में घटित होने वाली वह प्रक्रिया जिसके अंदर मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स के रप्चर होने पर अंडाशय से सेकेंडरी oocyte मुक्त होते हैं, ओव्यूलेशन कहलाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होगा। ओवम रिलीज कहां से होता है? ओवम रिलीज कहां से होता है? ओवरी से। तो जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स है, जिसको मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है वो रप्चर होगी, और जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंडरी जो oocyte है, और उसके तुरंत बाद में क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा, या उसी को ही क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि 28 दिन माने तो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया प्राय मासिक चक्र के 14वें दिन घटित होती है। ठीक है ना। ओव्यूलेशन कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें डेज पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि मैं कहूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिन माने कि 28 दिन से आता है, नॉर्मली 28 दिन का ही होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28वें दिन का माने तो ओव्यूलेशन कब आएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें डेज पे। तो ये एक क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। एक महिला में ये रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुअल मासिक रूप से घटित होती है। एक महिला में प्यूबर्टी से लेकर के मेनोपॉज तक का समय होता है, वो बोलता है, उसको कहते हैं जनन काल या रिप्रोडक्टिव पीरियड कहते हैं। आप जानते हैं कि ओवम का रिलीज ओवरी के द्वारा एक प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही प्यूबर्टी से क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी की एज बच्चों बात करें तो 13 ईयर होती है। और मेनोपॉज का मतलब होता है स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनोपॉज का मतलब है स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जिसमें देखो मेनोपॉज के अंदर PAUSE पॉज लिखा हुआ है। पॉज का मतलब स्टॉप करना, मेनोपॉज। तो इस प्रकार के मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्यूबर्टी से लेकर के मेनोपॉज के बीच में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती रहती है, और इस काल को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव काल। ठीक है। अब बात करते हैं ओव्यूलेशन की प्रक्रिया के अंदर कंट्रोल मुख्य रूप से निम्न दो हार्मोन द्वारा किया जाता है। ओव्यूलेशन के अंदर दो हार्मोन होते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ओव्यूलेशन के अंदर। कौन कौन से हार्मोन? एक तो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन। वो दोनों हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं तथा हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इन दोनों हार्मोन को सीक्रेशन को नियंत्रित करता है। अब बच्चों यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि आपने देखा होगा कि ओव्यूलेशन के अंदर दो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन कौन सा? एक तो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहां से सिक्रेशन होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं या सिक्रेशन होता है। अब इन हार्मोन का कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के द्वारा जो रिलीज होने वाला हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, या उसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है ना। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, उसके द्वारा क्या होता है? कंट्रोल होता है। तो इतनी बातें बच्चों आपको यहाँ पे याद रखना है कि हार्मोन है ओव्यूलेशन के अंदर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सीक्रेट होते हैं और ओव्यूलेशन की प्रक्रिया करवाते हैं। परंतु यदि मैं कहूं कि इसको ज्यादा सीक्रेट हो जाएगा तो उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है, तो इसके लिए ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन होता है।
ठीक है, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहां से सीक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो इस प्रकार से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज के दौरान फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के प्रभाव से ओवेरियन फॉलिकल के श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन होते हैं, जिसे कुमुलस एक्सपेंशन कहते हैं। इसके बाद में फॉलिकल्स में एक हॉल का निर्माण होता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं। अंडा पुटिका से इसी छिद्र द्वारा निकलकर पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है। अब इसके अंदर बच्चों ये बताया गया है कि आप जानते हैं कि ओव्यूलेशन से पहले की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। अब प्री ओव्यूलेटरी फेज मतलब ओव्यूलेशन होने से पहले की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से जो ओवेरियन फॉलिकल्स है, मान लीजिए ये ओवेरियन फॉलिकल्स है, इसके अंदर क्या होता है कि एक चेंजेज आता है, मोर्फोलॉजिकल चेंजेज आता है, और उस चेंजेज की वजह से क्या होगा कि बहुत सारे ये जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलती है ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, जो क्या है एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है, जिसको बोलते हैं कुमुलस एक्सपेंशन, है ना। इस प्रकार से बिखरी हुई एक श्रृंखला होती है, और फॉलिकल्स में एक जो फॉलिकल्स है उसके अंदर एक हॉल का निर्माण होता है, और उस हॉल को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। ध्यान रखना, फॉलिकल्स के अंदर एक हॉल होता है, उस हॉल के अंदर उस हॉल को बोलते हैं स्टिग्मा, और यहाँ से एग है, ओवम है, यहाँ से जो एग है वो फॉलिकल से इसी छिद्र से होकर के बाहर निकलकर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आता है। मतलब कि ओवरीज है, उस ओवरीज से ओवम है वो रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद में फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ आता है, मतलब पेरिटोनियल कैविटी की तरफ आता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ओव्यूलेशन के बाद की अवस्था। जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद की अवस्था क्या, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, जिसके दौरान ओवम फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस की ओर गति करता है। ओवम का निषेचन योग्य जो टाइम है, फर्टिलाइजेशन पीरियड है, वो 12 से 14 घंटे होता है। यदि इस समय अवधि के दौरान ओवम का स्पर्म से मिल जाता है तो इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है और गर्भावस्था प्रारंभ हो जाती है। यदि इस ओवम के निषेचन नहीं होता है तो 24 घंटे के अंदर ही ये नष्ट हो जाते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम, ब्लड आदि के साथ वेजाइनस से होता हुआ बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं ओवम के बारे में। जैसे ही ओवम रिलीज हुआ और रिलीज होने के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव ओवुलेशन, मतलब ओवुलेशन हो गया, ठीक है। ओवुलेशन के बाद में जो ओवम है वो कहां से, फिम्ब्रियाई के द्वारा ला जा करके एम्पुलरी पार्ट के अंदर वहां पे क्या होगा, स्टे होगा। मान लीजिए ये है फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे एम्पुलरी पार्ट है, एम्पुला है, और यहाँ पे जो ओवम है वो ओवम आकर के रुक गया है, ठीक है। तो ओवम है जो ओवुलेशन होने के कितना घंटा तक वहां पे क्या रहेगा, सर्वाइव करेगा या लाइव रहेगा, तो 12 से 14 घंटा तक, 12 से 24 घंटा, 14 नहीं 12 to 14 आवर्स के लिए वहां पे लाइव रहेगा। यदि इस दौरान में वेजाइना के थ्रू यहाँ पे यदि स्पर्म आता है तो वहां पे क्या होगा, स्पर्म का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और यदि वो नहीं आता है, स्पर्म वहां पे नहीं आता है, तो उस कंडीशन में मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो ओवम है वो 12 घंटा के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, उस कंडीशन में जब ब्लीडिंग होती है, एंडोमेट्रियम झड़ता है, और उसके दौरान ओवम है वो क्या है, ओवम के सीक्रेशन है वो बाहर वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो अब इस प्रकार से ओवुलेशन की प्रक्रिया घटित होती है। एक इमेज के अंदर आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले जो प्राइमरी प्रीमोर्डियल जो फॉलिकल्स है, इस प्रकार से फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं, और सेकेंडरी फॉलिकल्स आगे जाकर के मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स का निर्माण होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ओवम होता है, और वो ये ओवम क्या होता है, रिलीज होता है। और जैसे ही ओवम रिलीज होगा तो इस प्रकार से ओवुलेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। जैसे ये ओवम है रिलीज हुआ,
और यहाँ पे क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। ठीक है, अब ओवुलेशन के बाद में 12 से 24 घंटे के अंदर ओवम है वो क्या रहेगा, लाइव रहेगा, जिंदा रहेगा। यदि उस दौरान में स्पर्म आया है तो उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और यदि स्पर्म नहीं आया है तो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में एंडोमेट्रियम जब झड़ती है, ब्लड है उसके साथ में क्या है, वेजाइना से, यूट्रस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है ओवुलेशन के अंदर। अब ओवुलेशन के अंदर एक फ्लो चार्ट के द्वारा बात करें, फ्लो चार्ट के द्वारा बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ओवुलेशन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि ओवुलेशन की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है। ओवुलेशन के अंदर ए प्रोसेस बाय द विच ग्राफियन फॉलिकल्स, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है ओवरी के अंदर, वो क्या होगी, रप्चर होगी। तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स है ओवरीज के अंदर, जो ग्राफियन फॉलिकल्स है उसका रप्चर हो जाती है, और उसके बाद में ओवम रिलीज होता है। कहां पे ओवम जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में। तो इस प्रकार से ओवुलेशन की प्रक्रिया के अंदर ओवरीज के द्वारा जो ग्राफियन फॉलिकल्स है उसका रप्चर होगा और ओवुलेशन होगा, मतलब ओवम है वो रिलीज होगा। Ovulation on the 14 days of the menstrual cycle in the normal 28 days cycle, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ओवुलेशन कब होता है, तो 14वें डेज पे होता है। ठीक है, ओवुलेशन के अंदर बात करें, जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ल्यूटिनोजेन हार्मोन होता है। मान लीजिए ये ग्राफियन फॉलिकल्स है और इस प्रकार से ये फिम्ब्रियाई है, तो यहाँ पे जैसे ही ओवम रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद में क्या है, फिम्ब्रियाई है वो ओवम को लेकर के जाएगी फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पूला वाले पार्ट में होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स टू पेरिफेरी ऑफ द ओवरी। ठीक है ना, तो ग्राफियन जैसे ये ओवरी है, इसके पेरिफेरल साइड में क्या होगा कि जो ग्राफियन है वो क्या रहेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है ना, अब मूवमेंट करने के बाद में किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स इन द ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या होगा, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा, और इसके अंदर कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, एलएस और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ही न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्रोट्रूजन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द फॉलिकल वॉल, है ना, फॉलिकल वाल से ब्लड वेसल्स है उसका क्या होगा, फॉलिकल में के अंदर प्रोट्रूजन हो जाएगा, और इसके बाद में इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू फॉलिकल्स। अब उसके बाद में ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, प्रोट्रूजन हो रहा है, और उसके बाद में इंक्रीज ब्लड फ्लो फॉलिकल्स, है ना, फॉलिकल्स के अंदर क्या हो रहा है, जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है। ये किस कारण से होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम ग्रेनुलोसा सेल होती है, ग्रेनुलोसा सेल है उसकी जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से जैसे ही इंक्रीज द ब्लड फ्लो ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल्स के अंदर ब्लड फ्लो की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, लीकेज ऑफ द प्लाज्मा इन द फॉलिकल्स, है ना, प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, प्लाज्मा क्या होगा, लीकेज होगा। ठीक है ना, फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा, प्लाज्मा, फॉलिकल्स के अंदर प्लाज्मा क्या होगा, लीकेज होगा, और लीकेज होने के बाद में स्वेलिंग ऑफ द फॉलिकल्स, फॉलिकल्स की स्वेलिंग होगी, और उसके बाद में प्रोट्रूजन ऑफ फॉलिकल्स अगेंस्ट द ओवेरियन कैप्सूल, ओवेरियन कैप्सूल में क्या होगा, वापस प्रोट्रूजन होगा, और फॉर्मेशन ऑफ स्टिग्मा इन द ओवेरियन कैप्सूल। देखो यहाँ पे आपको बताया गया है, इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि इस प्रकार से ये फॉलिकल्स है। ठीक है, ये है फॉलिकुलर कैप्सूल है, ये फॉलिकल्स है, ये फॉलिकुलर कैप्सूल है, और उसके बाद में क्या है, इस फॉलिकल्स के अंदर ब्लड है, वो ब्लड है वो ज्यादा उसका मात्रा हो गई है, जिसके अंदर प्लाज्मा है, इसके अंदर क्या होगा, ये आगे जाकर के प्लाज्मा है वो लीकेज होगा, और लीकेज होकर के एक प्रोट्रूजन वाला पार्ट बनाता है। इस प्रकार से प्रोट्रूजन का काम करता है, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, स्वेलिंग ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स के अंदर स्वेलिंग होगी, प्रोट्रूजन ऑफ द फॉलिकल्स अगेंस्ट द ओवेरियन कैप्सूल, इस ओवेरियन कैप्सूल है इसके विपरीत क्या है, उसका प्रोट्रूजन हुआ है, और फॉर्मेशन ऑफ स्टिग्मा इन द ओवेरियन कैप्सूल, और ओवेरियन कैप्सूल पे ये क्या बन रहा है, इस प्रकार से उभरा हुआ पार्ट है जिसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, अब स्टिग्मा का फॉर्मेशन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वीकर एंड रप्चर द फॉलिकल कैप्सूल। अब यहाँ पे क्या होगा,
जैसे ये फॉलिकल्स है, इसके ऊपर ओवेरियन कैप्सूल है, इस प्रकार से ये स्टिग्मा का फॉर्मेशन होगा, मतलब उभरा हुआ पार्ट होता है जिसको स्टिग्मा बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, अब ये स्टिग्मा ओवेरियन कैप्सूल पे बन गया है, तो ऐसी कंडीशन में वीकर एंड रप्चर द फॉलिकल कैप्सूल, ये फॉलिकल कमजोर हो जाएगा और रप्चर हो जाएगा और डिजनरेट द स्टिग्मा, ठीक है ना। इसके बाद में जो स्टिग्मा है वो डिजनरेट हो जाएगा और उसके बाद में क्या होगा, ओजिंग ऑफ द फॉलिकल फ्लूइड, ठीक है ना। फॉलिकल फ्लूइड है उसका क्या होगा, ओजिंग होगा, ठीक है ना। जैसे इस प्रकार से यहाँ पे कंडीशन होती है और यहाँ पे ये स्टिग्मा वाली कंडीशन स्टिग्मा, और उसके बाद में यहाँ तो आप जानते हैं कि जो फिम्ब्रियाई होती है, तो इस प्रकार से यहाँ से ओम है वो क्या आएगा, एक ओजिंग कंडीशन होगी, ओजिंग ऑफ द फॉलिकल, फॉलिकल्स क्या है, बहेगा, तो फॉलिकल्स बहेगा तो इसमें यहाँ से ओम है वो क्या होगा, रिलीज होगा, और ओम जैसे रिलीज होगा तो फिम्ब्रियाई के द्वारा जाकर के फेलोपियन ट्यूब में ले जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स के ऊपर मैंने क्या बनाया है, एक ओवेरियन कैप्सूल बनाया है। धीरे धीरे फॉलिकल्स के अंदर जो ब्लड है वो क्या है, उसकी मात्रा बढ़ गई है और जिसकी वजह से इसका प्रोट्रूजन होने लग गया है ना, लीकेज हुआ, इसके अंदर फॉलिकल्स के अंदर प्लाज्मा है वो भर गया और जिसकी वजह से स्वेलिंग, सूजन आ गई, और सूजन आने के बाद में क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहा है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स डिजेनरेट होता है और यहाँ पे जो ओवम है रिलीज होता है और एक ओजिंग कंडीशन होती है जिसमें फॉलिकल्स बह जाता है और उसके बीच में से किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है, मतलब ओवम रिलीज होता है। तो ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो इसको फ्लो चार्ट को आप एक बार देख लें, इसको पढ़ लें, ठीक है। और हिंदी के अंदर भी बता दिया है, इंग्लिश के अंदर भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।